बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 20 टुडे। अभी हम सोशो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, स्टेक होल्डर्स एंड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। इन टुडेज टॉपिक विल कवर effective technical and human implementation of computer based systems, ethics। ये ethics ETHICS किस मुखफ़फ़ है ये भी देखेंगे। फिर हम ethnographic methods पे बात करेंगे एंड contextual inquiry पे भी बात करेंगे। ETHICS और ethics जो है ये है effective technical and human implementation of computer based system, developed by Enid Mumford in Manchester Business School UK 1979, 1983, 1985। और उन्होंने जो इसकी डेफिनेशन दी थी वो ये दी थी कि a structure designed approach that covers organizational, administrative and quality of working life factors and a participative problem solving methodology। सो ये उन्होंने मॉमफोर्ड ने 1985 में ये डेफिनेशन दी थी। क्या किस चीज़ के ऊपर? इफ़ेक्टिव टेक्निकल एंड ह्यूमन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स। सो जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स हैं उनको इफ़ेक्टिव ना सिर्फ वो टेक्निकली भी हों बल्कि ह्यूमन जब उसको अप्लाई करें, जब ह्यूमन उसको यूज़ करें, सो ये जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है ये ऐसे इम्प्लीमेंट हो कि ये टेक्निकली भी और ह्यूमनली दोनों के लिए ये इफ़ेक्टिव हो जाए, दोनों के लिए ईज ऑफ यूज़ हो जाए, फ़ायदा हो जाए। फिर उसने इसको डिफ़ाइन किया था कि ये एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन अप्रोच है। यहाँ पे हम एक डिज़ाइन अप्रोच को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे जो कि कवर करेगी ऑर्गेनाइजेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ फैक्टर्स। सो ऑर्गेनाइजेशनल की जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट जो है उसको भी, और क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ फैक्टर्स जो हैं उनको भी ये इम्प्रूव करेगी। और ये किस तरीके से इसको करेगी कि ये जो है पार्टिसिपेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी को लेके चलेगी। यानी हम इस मेथोडोलॉजी में वो ये कहता है कि पार्टिसिपेशन जो है वो स्टेक होल्डर्स की, ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट के साथ होगी जो कि काम करने वाले होंगे ऑर्गेनाइजेशंस में, यूज़र में से भी और ऑर्गेनाइजेशनल के एडमिनिस्ट्रेशन में से भी। कैसे डेवलप हुई थी? ये डेवलप थ्रू एक्शन रिसर्च हुई थी। फिर जो सोशो टेक्निकल डिज़ाइन व्यू था वो ये कहता था कि टेक्निकली एफिशिएंट होनी चाहिए बट उसमें सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए जो लीड करे हाई जॉब सेटिस्फैक्शन को। और जब हाई जॉब सेटिस्फैक्शन होगी तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ वर्किंग भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और ये पूरा जो जॉब का लाइफ साइकिल है ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। Effective computer system requires the technology to fit closely with the social and organizational factors। So इससे हम ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि जो भी इफ़ेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम्स होता है वो ना सिर्फ ये कि वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए बल्कि वो टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल करीब करीब होने चाहिए सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन जो उसमें वर्क कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर एज वेल। सो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर और सोशल फैक्टर को जो कंबाइन कर देती है कंप्यूटर सिस्टम्स, वो जो टेक्नोलॉजी है वो क्लोज फिट होता है, वो बड़ा मैच होता है किसी भी इफेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए। Means of achieving this is the participation of users at all levels in the design of computer system। So computer system के design के हर level पे जो users के participation है वो बहुत important है और इसी के through हम ये ethics को reach कर सकते हैं। Ethics embodies an ethical position
इट हैज़ एन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड फिलॉसफी। अब ना सिर्फ इफेक्टिव कंप्यूटिंग की बात हो रही है, बल्कि यहाँ पे जो एक्चुअल एथिक्स है कि वर्क एथिक्स को फॉलो करना है, एथिकल पोजीशन उसने अपनी संभालनी है कि, और दूसरे ये है कि सिर्फ एथिकल पोजीशन को ऐसे ही नहीं संभालना, बल्कि उसमें उसकी बड़ी वेल स्टेटेड जो है फिलॉसफी उसमें डिफाइन होनी चाहिए कि भाई दिस इज़ आवर मोटो, हमने इस सिस्टम पे काम करना है। सो गुड सिस्टम डिज़ाइन में क्या करना है, पीपल की हम इन्वॉल्वमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चलना है, फिर उस टेक्नोलॉजी ने टास्क को डिफाइन करना है, और ये सारा जो मैच कर रहा होगा, ये ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच कर रहा होगा। सो ये पूरा जो एक तरह से सिस्टम बन जाएगा हमारा, ये सिस्टम जो है हम ये कह रहे हैं कि गुड सिस्टम डिज़ाइन होगा जो कि इफ़ेक्टिवली जो है यूज़ हो सकता है। सो न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। जो नई टेक्नोलॉजी है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करने का काम करेगी चेंज और इम्प्रूवमेंट का, और ये जो टेक्नोलॉजी होगी इसके पास जो जो फैसिलिटीज़ होंगी वो इसको भी फुली एग्जॉस्ट करेगी, फुली यूटिलाइज करेगी, एज वेल एज जो कंस्ट्रेंट्स उस पर लगाई गई हैं वो कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए। और फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन इजी एंड डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। फिर ये जो है डिज़ाइन जो है ये भी डिसाइड करेगा कि भाई कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो कि बड़े आराम से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, सिंपल है, उसको हम ये कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उनको आराम से हासिल किया जा सकता है, तो वो उनको ज़ाहिर बात इम्प्लीमेंट कर लेगी। और दूसरा जो है डिफ़िकल्ट जो चेंजेस हैं उनको थोड़ा सा उसमें ज़ाहिर बात है मोर यूज़र पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है इन ऑर्डर इफ़ वी रियली वांट दोज चेंजेस टू हैपन। अगर वो नहीं चाहते तो हम उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब जॉब रीडिज़ाइन नीड्स टू बी द पार्ट ऑफ द डिज़ाइन टास्क। अब डिज़ाइन टास्क का जॉब रीडिज़ाइन क्यों है पार्ट, इसलिए कि अगर चेंजेस ऐसी हैं जो कि डिफ़िकल्ट हैं और हमें उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, तो अब हमें जॉब डिस्क्रिप्शन को जो है वो रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, सो दैट के वो जो चेंजेस हैं वो अकॉम्प्लिश हो सके। अदरवाइज़ वो जो है अकॉम्प्लिश अगर हमने चेंजेस कर भी दी तो वो इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं हो गया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो पार्टिसिपेशन का इसीलिए रखा गया है कि इफ़ेक्टिव यूज़ हो जाए सिस्टम का। सोशो टेक्निकल डिज़ाइन ऑफ एथिक्स क्या होगा? द सोशो टेक्निकल डिज़ाइन अप्रोच एक्नॉलेजेस दैट, क्या एक्नॉलेज कर रही है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हैव स्पेसिफिक नीड्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। जो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं विद इन द ग्रुप और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी हर एक की एक स्पेसिफिक नीड हो सकती है, उनका अपने कोई इंटरेस्ट होंगे, उनकी अपनी कोई वैल्यूज होंगी। विद इन द ग्रुप और आउटसाइड द ग्रुप दोनों में जो है कॉन्फ्लिक्ट चलने के चांसेस कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। सो आपको ये सारी चीज़ें उस सोशो टेक्निकल डिज़ाइन अप्रोच को जहन में रखने की हैं। These must be met for the successful implementation of change। और ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स जो उनकी हैं, जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनकी नीड्स हैं, उनकी स्पेसिफिक टास्क हैं, ये जो हैं ज़रूर मीट करनी चाहिए हैं फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज। अगर हमने सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज लाना है तो ये सारी जो हमने ऊपर बात की हैं, ये रिक्वायरमेंट उसकी नीड्स जो हैं ये पूरी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? अ गुड फिट बिटवीन द एम्प्लॉयज जॉब नीड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड इंस्पायरेशन and the job requirement as defined by the organization। So जो एम्प्लॉयज़ की नीड्स हैं, एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो चाह रहा है उसको जो चीज़ मोटिवेट कर सकती है, उसको जो चीज़ एस्पायर कर सकती है,
उसकी जॉब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो अगर हम अपनी सिस्टम में फिट करा देते हैं तो, और वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी से भी मैच कर रही है, तो ये जो है बेहतरीन फिट होगा और ये जो है गुड जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉय को। Ethics also provides a framework of factors for the description and measurement of job description। अब इसको जाहिर बात है हम जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो कैसे होगी, तो वो जो जॉब सेटिस्फैक्शन की डिस्क्रिप्शन है और उसकी मेजरमेंट जो है वो भी इस जो मॉडल है उसको प्रोवाइड करनी है। इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड, एजुकेशन एक पार्ट हो सकता है उसमें। ये जो होता है ये उसका नॉलेज फिट होता है कि नॉलेज उसकी आपको मिल गई है, अब आप इस नॉलेज को फिट करेंगे, और ये फिर साइकोलॉजिकली भी उस एम्प्लॉय को, उस यूज़र को जो है वो आपके सिस्टम के साथ बड़ा आराम से फिट करेगा। फिर जो भी यूज़र है उसकी कॉम्पिटेंस, कंट्रोल और एफिशिएंसी वो भी चेक करने की ज़रूरत है। जाहिर बात है कि ये जो है वो एफिशिएंसी फिट की तरफ ले आएगा कि भाई ये एफिशिएंसी उसकी फिट हो गई है। फिर उसको जो टास्क दी जा रही है वो भी, उसका भी स्ट्रक्चर जो है वो उसके साथ मैच कर रहा है और वो फिट हो रहा है। फिर एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़, ये जो है वो एथिकल फिट हो जाएगी कि उसकी वैल्यूज़, उनकी जो उसकी एस्पेक्ट्स हैं उनको जहन में रखना है कि वो किन किन नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, क्या उसके यूजुअल बिहेवियर्स हैं, तो ये उसको एथिकली फिट करेगा कि हाँ जी ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ एथिकली भी वो फिट हो जाए। जॉब सेटिस्फैक्शन, अ गुड नॉलेज फिट क्या है? द एम्प्लॉय बिलीव्स देयर पर्सनल स्किल्स एंड नॉलेज आर बीइंग वेल यूज्ड एंड डेवलप्ड। अब एम्प्लॉय को ये बिलीव दे रहे हैं इस मॉडल के तहत कि वो जो है उसकी जो नॉलेज है और उसकी जो स्किल्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज हो रही हैं। साइकोलॉजिकल फिट क्या है गुड? कि द एम्प्लॉय बिलीव्स देयर पर्सनल इंटरेस्ट आर बीइंग केटर्ड फॉर। अब एम्प्लॉय को ये समझ आ रही है कि यार जो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट है ना वो भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिकग्निशन है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, स्टेटस है, एडवांसमेंट है, तो इन सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखा हुआ है उस नए मॉडल में। सो गुड एफिशिएंसी फिट का क्या मतलब है? द एम्प्लॉय बिलीव्स देयर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आर फेयर, सुपरवाइजरी सिस्टम्स आर एक्सेप्टेबल एंड एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज। सो जो एम्प्लॉय की ये है कि उसको जो फाइनेंशियली रिवॉर्ड मिल रहे हैं अच्छा काम करने पे वो बड़े ठीक दे रहे हैं। सुपरवाइज़र जो है वो उनकी बातों को समझ रहा है, उनकी मुश्किलों को समझ रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो रीचेबल है, उसको जब जाके वो बात बता सकते हैं, जो भी अगर कोई सिस्टम में उनको चेंजेस चाहिए हैं या उनको लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा तो वो भी करें, और जो कुछ ठीक हो रहा है उसको भी वो अगर अप्रिशिएट करना चाहें। सो एक तरह से सुपरवाइज़र रीच में आ जाए उनके, और जो भी उनके मसले मसाइल हो रहे हैं या जो भी उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए है वो सारा सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, चाहे वो हेल्थ केयर का हो, चाहे वो पर्सनल केयर का हो, या चाहे वो जॉब में रोटेशन का हो कि भाई मुझे ये वाला शिफ्ट चाहिए, वो वाली शिफ्ट चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर केटर फॉर। अब टास्क स्ट्रक्चर फिट क्या होता है? वो जो गुड है वो इस तरह से हासिल करता है कि एम्प्लॉय बिलीव्स देयर सेट ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज मीट्स देयर टास्क डिफरेंशिएशन नीड्स। सो जो डिफरेंट टास्क की डिफरेंट नीड्स है वो अगर एम्प्लॉय को ये बिलीव हो जाए कि ये जो टास्क हैं वो डिफरेंट टास्क की डिफरेंट नीड्स को फुलफिल कर रहा है तो ये टास्क स्ट्रक्चर का फिट हो जाएगा। और गुड एथिकल फिट का मतलब ये है कि द एम्प्लॉय बिलीव्स द फिलॉसफी एंड वैल्यूज ऑफ देयर एम्प्लॉयर डू नॉट डिसरिगार्ड देयर पर्सनल वैल्यूज। सो अब एम्प्लॉय ये सोच रहा है कि जो मेरे बिलीव्स हैं और मेरी जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल मेरे वैल्यूज और मेरी जो बिलीव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है उन बिलीव्स और उन वैल्यूज़ को एटलीस्ट अगर फॉलो नहीं कर रहा तो रिगार्ड तो ज़रूर कर रहा है कि ठीक है ये अगर इसके ये वैल्यूज़ हैं हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर फॉलो कर रहा हो तो परफेक्ट मैच बन जाता है कि चलें दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं।
अब अगर ये जितने भी हमने पीछे वेरिएबल्स की बात की है, ये सारे वेरिएबल्स हैं, अगर इसमें कहीं पे भी बैड फिट हुआ तो फिर प्रॉब्लम आनी है. साइकोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड एथिकल फिट कैन बी इम्प्रूव थ्रू चेंज पर्सनल पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन. अब अगर आपके साइकोलॉजिकल एफिशिएंसी या एथिकल फिट नहीं बैठ रहे तो आप ये इनको इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप जो पर्सनल की जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में, उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ले आएँ ताकि कहीं पे हमारा आपस में लेवल हो जाए. अगर एक का लेवल हाई है, दूसरे का लेवल लो है, तो कुछ इसको नीचे होना पड़ेगा, कुछ इसको ऊपर करना पड़ेगा ताकि आपका फिट जो है वो प्रॉपर हो जाए. नॉलेज और टास्क स्ट्रक्चर फिट कैन बी इम्प्रूव थ्रू वर्क रीडिज़ाइन. अब नॉलेज और टास्क के स्ट्रक्चर में अगर फिट नहीं आ रहा तो अब आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि जो वर्क आपने वर्क फ्लो बनाया हुआ है उसको इम्प्रूव करें ताकि वर्क डिज़ाइन जो है वो इन दोनों के मुताबिक हो जाए और सेटल हो जाए. अब एथिक्स एंड पार्टिसिपेशन कैसे होती है? पार्टिसिपेशन जो है वो स्ट्रक्चर में हो सकती है, कंटेंट में हो सकती है और प्रोसेसेस में हो सकती है. स्ट्रक्चर में जो पार्टिसिपेशन है वो क्या है? द मैकेनिज्म इनेबलिंग पार्टिसिपेशन टू टेक प्लेस. ये हम एक ऐसा मैकेनिज्म डाल देंगे जिसमें पार्टिसिपेशन टेक प्लेस कर सके. एग्जाम्पल क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव हो जाएं उस ग्रुप के, वोटिंग करा ली जाए किसी भी चीज़ के बारे में. प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं बाज़ दफ़ा, जो समटाइम्स इज़ नॉट गुड बट इट्स ऑलवेज, अगर ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी में ज़ाहिर बात है किरदार अदा करते हैं. फिर कहीं स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन हो जाती है कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा. फिर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी हो सकती है और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो सकती है. इनडायरेक्ट ज़ाहिर बात है थ्रू इंटरमीडियरीज होते हैं कि जो यूज़र है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल का यूज़र है, वो अपने सुपरवाइज़र को बता सकता है कि ये चीज़ें स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम कर रही हैं. सो सुपरवाइज़र जो है वो फिर डिज़ाइनर लेवल पे लोगों को बता सकता है कि वी आर फेसिंग दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम. Contents of participation क्या है? The nature of the issues about which decisions are taken. अगर हम ऐसे इश्यूज जिनमें डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें जो है वो हम कंटेंट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट्स जुरिसडिक्शंस हैं अगर वो डिफाइन हो रही हैं और वहाँ पे किसी को ये लगता है कि ये जुरिसडिक्शन इसकी जुरिसडिक्शन से बाहर है या ये इसने बहुत ज़्यादा अपनी जुरिसडिक्शन फैला ली है, तो वहाँ पे वो उस जगह पे अपनी वो रोल प्ले करेगा और फिर जब वो उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन या उसकी जो बाउंड्रीज बन रही होंगी उसको ठीक किया जा सकता है. इसी तरह जब एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हो रहे होते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में भी हम यही करते हैं कि उनको लेके चलते हैं और बता सकते हैं कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि भाई ये जो डिसीजन लिया जा रहा है इससे इतनी बड़ी चेंज आ जाएगी जो कि शायद ग्रुप के लिए अनएथिकल हो जाए, अनएक्सेप्टेबल हो जाए. सो वहाँ पे भी आपको कंटेंट में डिस्क्राइब राइटिंग के वक्त जो है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होगा? द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग. अब सबसे पहले तो वो अगर आपने इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करनी है, सबको पार्टिसिपेट करके, सबको इन्वॉल्व करके करना चाहते हैं, तो आपको वो नॉलेज गेन करनी है सारों की. सो वो कैसे करेंगे? नॉलेज जो है वो एक्वायर कैसे करेंगे? जाहिर बात है लर्निंग और ट्रेनिंग, जहाँ पे यूज़र को ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको लर्न कराने की ज़रूरत है, वहाँ उनसे उनकी ट्रेनिंग भी होगी और उनसे लर्निंग भी होगी और उनकी लर्निंग भी कराई जाएगी. फिर वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन हायरार्कीज़ जो है और एट सेम लेवल एज वेल जो है उसमें अच्छी रिलेशनशिप डेवलप की जाएगी और गोल सेटिंग की जाएगी ताकि हर टास्क का एक अचीवेबल गोल पता हो और लोगों को पता हो कि भाई ये कैसे हासिल किया जा सकता है. और फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी मौजूद होने चाहिए. सो ये जो है प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन हो जाएगा.
स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है? 3 लेवल्स आर आइडेंटिफाइड बाय मम्फोर्ड। अब स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिसिपेशन में उसने 3 लेवल्स बताए हैं। कंसल्टेटिव में क्या होगा? ऑल यूजर आर कंसल्टेड अबाउट और contribute ideas to the design process, but the design task is carried out by system analyst. So जो users हैं वो consult किए जाएंगे किसी भी डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में और उनसे कंट्रीब्यूशन भी मांगी जाएगी कि वो बताएं, बट जो डिज़ाइन टास्क है वो सिस्टम एनालिस्ट ने ही करनी है। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होगा कि डिज़ाइन ग्रुप्स फॉर्म फ्रॉम इलेक्टेड और सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टेक डिज़ाइन डिसीजन। रिप्रेजेंटेशन में ये है कि हम डिज़ाइन ग्रुप में ही जो है वो कुछ बंदे इलेक्ट करके या सेलेक्ट करके भेज देंगे और जो डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो रहे होंगे। और कंसेंसस जो है वो बेस्ट होता है कि डिज़ाइन ग्रुप मेंबर्स कॉन्स्टेंटली डिस्कस आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन विद ऑल यूज़र्स। सो वो डिज़ाइन ग्रुप जो है वो अगर तमाम यूज़र्स को के साथ अपने आइडियाज़ और अपनी सॉल्यूशंस जो है वो डिस्कस करता रहेगा और सबको अपने पेज पे ले आएगा, एक लेवल पे ले आएगा और सारे उसके साथ एग्री कर जाएंगे, तो ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ये और आसान हो जाएगा। Recommended structure of participation for ethics में are 2-tier structure of steering committee and a design group for each डिपार्टमेंट इन्वॉल्व एंड अ फैसिलिटेटर। अब हर डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व है और जो डिज़ाइन कर रहा है उसके दरमियान जो है वो 2 लेवल की जो है एक हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, 2 स्टेप्स का। एक स्टीयरिंग कमेटी बन जाती है और एक डिज़ाइन ग्रुप है। स्टीयरिंग कमेटी क्या करती है? सेट डिज़ाइन ग्रुप गाइडलाइंस, वो डिज़ाइन ग्रुप की गाइडलाइंस को सेट करती है। ये यूजुअली सीनियर मैनेजर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट सर्विसेज एंड पर्सनल्स और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स पर मुश्तमिल होती है, जो ये डिसाइड करती है कि डिज़ाइन ग्रुप को किस तरीके से किन बाउंड्रीज के साथ, किन कंस्ट्रेंट्स के साथ और किन फैसिलिटीज़ के साथ चलना है। डिज़ाइन ग्रुप जो है वो जाहिर बात है 8 to 10 मेंबर्स, ऑल इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेड, जितने भी इंटरेस्ट के लोग हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हों और 8 से 10 लोग शामिल हो जाएं। ऑल फंक्शन, सेक्शन, एजेस, ग्रेड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड सिस्टम्स एनालिस्ट, देयर रोल इज टीचर, एडवाइजर एंड लर्नर। सो जो मेंबर्स में जाहिर बात है सारे फंक्शन जो उस स्पेशल ग्रुप के हैं वो हो रहे हों, उस ग्रुप के जितने भी सेक्शंस हैं उसके लोगों को शामिल किया हो, जितनी इसमें वैरायटी ऑफ एजेस को शामिल कर दें, वैरायटी ऑफ ग्रेड्स को शामिल कर लें अगर लेवल है, यानी वैरायटी ऑफ लेवल के जो यूजर्स हैं उनको शामिल कर लें। फिर सिस्टम एनालिस्ट भी होंगे और उनका जो रोल होगा वो टीच भी करेंगे, एडवाइस भी करेंगे और सीखेंगे भी जो पूरा ग्रुप उनको बता रहा होगा। फैसिलिटेटर्स क्या होंगे? एन एक्सटर्नल और इंटरनल कंसल्टेंट हु इज़ न्यूट्रल एंड हैज़ ट्रेनिंग इन एथिक्स एंड ह्यूमन रिलेशंस स्किल्स। सो जो फैसिलिटेटर्स होंगे वो लोग होंगे जो हमने एक्सटर्नल या इंटरनल कंसल्टेंट बना लिए हैं अदर देन स्टीयरिंग कमेटी और ग्रुप मेंबर्स में से, कि जिन्होंने थोड़ा सा एथिक्स की उनके पास ट्रेनिंग भी हो, कि उन्होंने इफेक्टिव सिस्टम्स देखे हों, कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे हैं, और दूसरे वो ह्यूमन रिलेशन स्किल्स को भी समझते हों। सोशो टेक्निकल सिस्टम डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि उसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाएगा, वो सेट एक ऑब्जेक्टिव्स का एक पूरा सेट बना लिया जाएगा। फिर इसी तरह टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स का सेट बना लिया जाएगा। जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव का होगा वो सोशल अल्टरनेटिव्स भी बताएगा कि भाई किस तरीके से हमें क्या करना है, और जो टेक्निकल अल्टरनेटिव्स हैं वो टेक्निकल अल्टरनेटिव्स बताएगा। सोशल अल्टरनेटिव्स में जैसे हमने मिसाल दी थी कि अगर वर्क रीडिज़ाइन करना पड़ेगा तो उसको वो रीडिज़ाइनिंग का बताएगा कि यहाँ पे ये सोशल नॉर्म्स के साथ जो टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं ये मैच नहीं करेंगे, तो यहाँ पे वर्क रीडिज़ाइन होगा। फिर इसी तरह वो मुख्तलिफ किस्म की ऑल्टरनेटिव्स लेके चलेगा, टेक्निकल भी अपने अपने ऑल्टरनेटिव्स लेके चलेगा। फिर इनको मैच किया जाएगा सोशो टेक्निकल ऑल्टरनेटिव्स में, कि कहाँ कौन सी चीज़ें सोशल ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑप्शन है जो इस टेक्निकल
ऑप्शंस में से आपस में मैच हो रहा है, सो एंड सो फोर्थ। सो ये मल्टीपल चॉइस एक तरह से हो जाएगी और वहाँ पे मैच किया जाएगा। फिर रैंक अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू मीट सोशल एंड टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स, फिर उनकी रैंकिंग कर दी जाएगी, उनको प्रायोरिटाइज कर दिया जाएगा कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, किसकी लो है, सो ऑन सो फोर्थ। फिर कंसिडर की जाएगी कॉस्ट, रिसोर्सेज और कंस्ट्रेंट्स। सो फिर ये देखा जाएगा कि भाई कॉस्ट, इन चीज़ों को अचीव करने के लिए क्या कॉस्ट आ रही है, क्या हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं या हमारे पास ये कंस्ट्रेंट हैं कि हम ये चीज़ें हासिल ही नहीं कर सकते। और फिर उसमें से कोशिश की जाएगी कि बेस्ट सोशो टेक्निकल सोल्यूशन जो है विद ऑल दीज कॉस्ट, रिसोर्सेज, कंस्ट्रेंट्स, उनके साथ मैच करता हुआ हमें एक अच्छा जो बेहतरीन ऑप्टिमम सोशो टेक्निकल सोल्यूशन मिल सकता है उसकी तरफ जाया जाएगा। एथिक्स में के 15 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ऑब्वियसली और वो बड़ा क्रूशल है, वाई चेंज। फिर सेकंड स्टेप पे सिस्टम बाउंड्रीज आ जाती हैं। थर्ड स्टेप्स पे डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम आ जाता है कि आप डिस्क्राइब करें। फिर डेफिनेशन ऑफ की ऑब्जेक्टिव आ जाता है चौथे स्टेप पे। पांचवें स्टेप में जो है डेफिनेशन ऑफ की टास्क आ जाता है। छठे स्टेप पे जो है वो डेफिनेशन ऑफ की इंफॉर्मेशन नीड्स आ जाता है। सो मेजर की का मतलब है मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर टास्क, मेजर जो क्रूशल है हमारे इंफॉर्मेशन नीड्स। फिर सेवंथ पे आ जाता है डायग्नोसिस ऑफ एफिशिएंसी नीड्स, हम एफिशिएंसी नीड्स के डायग्नोसिस करते हैं। एट्थ पे आ जाता है डायग्नोसिस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन नीड। सो हम जॉब सेटिस्फेक्शन की नीड्स की को डायग्नोस करते हैं, कैसे हासिल किया जा सकता है। फिर नाइन्थ स्टेप पे जो है वो आता है फ्यूचर एनालिसिस। 10th पे आता है स्पेसिफाइंग एंड वेइंग एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव। सो स्पेसिफाई करते हैं और फिर उनको वे करते हैं कि कौन सा किसका पल्ला भारी है। द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन ऑफ द न्यू सिस्टम आ जाता है 11th पे। 12th पे आ जाता है टेक्निकल ऑप्शंस। 13 पे आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ डिटेल वर्क डिज़ाइन। 14 पे आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन। 15 पे आ जाता है इवेल्युएशन। और ये जाके 15 स्टेप्स जो हैं ये मम्फर्ड ने 1983 में डिस्क्राइब किए थे कि ये फॉलो करेंगे तो एथिक्स पे आपका मॉडल बनेगा, बेस करेगा। अब स्टेप 1 वाई चेंज। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि डिस्कस करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को, फ्यूचर डिमांड्स को देखना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। आप ये देखेंगे कि जो अच्छी उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फिर जो नई टेक्नोलॉजी क्या क्या इम्प्रूवमेंट लिया है जो कि अगर अडॉप्ट कर ली जाए तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी ताकि वाई चेंज को सबसे पहले एक्सेप्ट कराया जा सके। फिर सेकंड स्टेप जो सिस्टम बाउंड्रीज का है उसमें क्या करेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट सेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को आप देखेंगे जिसके हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि भाई ये सिस्टम की ये बाउंड्रीज़ हैं, ये बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट और सेक्शंस हैं और हमने जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको चूज़ किया हुआ है उसकी इन्वायरमेंट ये है, उसमें रहते हुए ताकि काम किया जा सके। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम हो जाएगी। जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली, दोनों स्टेप्स कर लिए, तो फिर हम कंप्लीट व्यू ऑफ द हाउ एग्जिस्टिंग सिस्टम वर्क्स, तो फिर एक कंप्लीट व्यू देखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि ये अब एग्जिस्टिंग सिस्टम काम किस तरीके से कर रहा है। हॉरिजॉन्टल इनपुट आउटपुट एनालिसिस। अब यूजुअली आपके पास जो इनपुट आती है वो हायरार्की में तो आ रही होती है, लो लेवल से सुपरवाइजर से मैनेजर्स एंड सीनियर मैनेजर्स एंड दिस, बट हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही होती। सो वर्टिकल में तो आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में आप ये देखते हैं कि पेयर्स में आपस में क्या कर रहे हैं ताकि आपको इनपुट और जो आउटपुट और एक्टिविटीज़ हैं उनके दरमियान भी आप सही एनालिसिस कर सकें। वर्टिकल एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज एट 5 लेवल्स। अब वर्टिकल एनालिसिस जो है वो एक्टिविटीज का वो 5 लेवल्स में डिफाइन करना होता है। वर्टिकल एनालिसिस जो यूजुअली होता है वो फ्रॉम
लो टू हाई होता है, इसको हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले देखते हैं उसमें 5 लेवल्स में व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे टू डे टास्क। अब जो लोएस्ट लेवल पे है वो डे टू डे टास्क कर रहा है। सो हमें ये देखने कि इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी टास्क हैं। प्रॉब्लम प्रिवेंशन सोल्यूशन एक्टिविटीज़, अब वहाँ पे जो कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं, और वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रूर ख़त्म होना चाहिए या उनको बहुत क्विकली सॉल्व हो जाना चाहिए। थर्ड में है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़, व्हाट एक्टिविटीज़ मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद इन द सिस्टम और विद अदर सिस्टम। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एक तो सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेशन ला सके, एक दूसरे को चीज़ों को सही तरीके से चला सके, और अदर सिस्टम जो उनके पेयर्स में हैं उनके साथ भी वो कोऑर्डिनेट कर सके, उनके साथ भी काम कर सके मिलजुल कर। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, व्हाट एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट सर्विस नीड्स टू बी डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड। अब अगर आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं तो आपको ये देखना है कि अब कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ या प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जो कि हमें डेवलप करनी है या उनको इम्प्रूव करना है ताकि हमारा सिस्टम सही हो जाए। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज़ की बात आ रही है, हाउ इज़ द सिस्टम कंट्रोल्ड नाउ, और फिर टारगेट सेट कर लें और प्रोग्रेस को मॉनिटर करना हो तो उसके लिए हमारे सिस्टम में क्या कंट्रोलिंग फैसिलिटी इस वक्त दी गई है, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है टारगेट को अचीव करने के लिए और ओवरऑल जो प्रोग्रेस हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए। जब ये हो जाएगा तो फिर हम स्टेप 4 पे आएंगे, डेफिनेशन ऑफ की ऑब्जेक्टिव्स। अब की ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, इग्नोर एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड फोकस ऑन द डिजाइन एरियाज। आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को इग्नोर कर देंगे और डिजाइन एरिया की तरफ फोकस कर देंगे। व्हाट इज देयर प्राइमरी रोल एंड पर्पस, उनका प्राइमरी रोल और पर्पस क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है। फिर व्हाट शुड देन बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस, अब उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन क्या होना चाहिए। प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ की ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद जो है वो की ऑब्जेक्टिव की लिस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर दें। हाउ फार डू देयर प्रेजेंट एक्टिविटीज मैच व्हाट दे शुड बी डूइंग, और फिर ये देखें कि जो अभी वो काम कर रहे हैं वो कितना उस लेवल तक पहुंच गया जो उनको एक्चुअली करना था। जो उनके काम करने की चीजें थी वहां तक कितने परसेंट, कितने लेवल तक, कितने प्रोग्रेस हो चुकी है। ये उसको देखने की जरूरत होती है। फिर स्टेप 5 पे जाते हैं कि डेफिनेशन ऑफ की टास्क आपने देनी है। अब क्या करना है, व्हाट आर द की टास्क दैट मस्ट बी कैरीड आउट टू अचीव द की ऑब्जेक्टिव्स। अब की ऑब्जेक्टिव जो आपने डिसाइड कर लिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं, उनको अब आपने की टास्क में ट्रांसलेट करना है सो दैट के ये देख सकें कि आप एक तरह से प्रोग्रेस भी देख सकें कि की ऑब्जेक्टिव तक वो लेके चले जाएं और की ऑब्जेक्टिव को कैरी कर सकें। आपने वो टास्क जो है डिफाइन करनी है, की टास्क जो है। फिर डेफिनेशन ऑफ की इंफॉर्मेशन नीड्स में क्या करना है, व्हाट आर द की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एसोसिएटेड विद द की टास्क। अब वो जो आपने की टास्क एक डिफाइन की है उसके लिए की इंफॉर्मेशन कौन सी है जिसके बगैर वो टास्क कंप्लीट नहीं होगी। अगर वो की इंफॉर्मेशन ये भी हो सकती है कि जब वर्क काम कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। वो एक उस डिस्टर्ब ना करने के लिए अब आपको क्या करना है, उसको किस तरीके से आइसोलेट करना है कि वो अपने डिस्टर्बेंस के बगैर काम कर सके। ये की इंफॉर्मेशन हो सकती है जो उस की टास्क पे शायद इफेक्ट वो कर दे और ऑब्वियसली आप अपना गोल ना अचीव कर सकें। फिर डायग्नोसिस ऑफ एफिशिएंसी नीड्स। अब एफिशिएंसी नीड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग फॉर वेरिएंसेस। अब एफिशिएंसी नीड्स जो हैं वो डायग्नोज जब आपने करना है सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हैं, और उधर जो वेरिएंसेस हैं, जो लोगों में डिफरेंसेस हैं, जो उसमें उनकी अपने अचीवमेंट में उसको देखने की ज़रूरत है। A tendency for a system or part of a system to deviate from some expected or desired standard or norm. Variances क्या हैं कि एक टेंडेंसी होती है कि किसी भी सिस्टम में या पार्ट ऑफ द सिस्टम में कि वो
डेविएट कर जाता है, मूव कर जाता है फ्रॉम एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड नॉर्म जो अलाउ जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करने में नहीं करता, स्टैंडर्ड नॉर्म को फॉलो नहीं करता और डेविएट कर जाता है, तो वो वेरिएंसेस क्रिएट कर देता है। एग्जांपल सिर्फ ये है कि ट्रैफिक जैसे हमारे यहाँ है, ख़ासतौर पे जब फाटक वगैरह में बंद हो जाता है तो स्टैंडर्ड नॉर्म ये है कि आप अपनी लेन में खड़े रहें और खामोशी से वेट करें फाटक के खुलने का। पर हमारे यहाँ क्या होता है, ड्राइवर हजरात जल्दबाजी में दोनों तरफ से अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन के आमने सामने आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब फाटक खुलता है तो आमने सामने दोनों तरफ जो है, रोड के इस तरफ भी और उस तरफ भी ट्रैफिक ही ट्रैफिक बनी हुई है, फाटक के इस तरफ और उस तरफ। अब कोई एक गाड़ी भी नहीं जा रही है। हालांकि अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्म को फॉलो करें तो आराम से टाइम लग जाएगा, बट यू कैन गो। उसमें तो उससे ज्यादा टाइम लग जाता है गुजरने में जब आप स्टैंडर्ड नॉर्म को फॉलो नहीं करते। सो की वेरिएंसेस को अगर हम देखें तो सिस्टमैटिक में क्या है, deep seated problems that cannot be eliminated as they arise from the nature of the key objective and key task। अब जब जो सिस्टमैटिक की वेरिएंसेस होते हैं कि वो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि की ऑब्जेक्टिव और की टास्क सही तरह से डिजाइन नहीं हुई, तो अब वो उनकी प्रॉब्लम है और वो इतने आराम से खत्म नहीं हो सकते। They often occur at system boundaries। Example, sales and production departments have conflicting objective in terms of quantity stock on hand। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जो सेल्स डिपार्टमेंट है, इनकी बाउंड्रीज जो है ना वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ख़ासतौर पे बाउंड्री लेवल पे जो है ना वहाँ ओवरलैपिंग हो रही होती है। और क्योंकि उनके कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने अपने जो है वो चीज़ों को कहा हुआ है कि स्टॉक जो है कितना होना चाहिए ताकि उसकी प्रोडक्शन जो है स्मूथ रहे, और वो हमेशा ये चाहता है कि उसके पास जो उसने अपना लोएस्ट लेवल एक थ्रेशोल्ड रखा होता है कि भाई इससे कम होगा तो उसकी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो फटाफट खरीदारी की तरफ लेके जा रहा होता है। सेल्स डिपार्टमेंट की कोशिश ये होती है कि सेल्स को जितनी देर खरीदने को जितना डिले किया जा सके डिले किया जाए। अब यहाँ पे ये डीप सीटेड प्रॉब्लम्स हैं उनकी। एक को जाहिर बात है कि उसको चीज़ें ज़्यादा चाहिए ताकि उसकी प्रोडक्शन चलते रहे। सेल्स वाले को ये होता है कि यार जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उसको पहले बेच लिया जाए, फिर प्रोडक्शन को जो है ना वो उसके बाद रहना चाहिए। सो ये कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं उनके। ऑपरेटिंग वेरिएंसेस कौन से होते हैं, नॉट एज डीपली एम्बेडेड, ये जो है वो इतने डीपली नहीं घुसे होते हैं। डिजाइन इनटू द सिस्टम थ्रू द वे प्रोसीजर्स। अब ये जो सिस्टम के अंदर आ गए हैं वो वे प्रोसीजर्स की वजह से आ चुके हैं। मशीन्स एंड एक्टिविटीज हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी एलिमिनेटेड, और इसमें मशीन्स और एक्टिविटीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं और ये जो है एलिमिनेट किए जा सकते हैं। कैसे, ऑल स्टाफ आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट वेरिएंसेस दे एनकाउंटर, इनफॉर्मल डिस्कशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू पार्टिसिपेट। अब जब किसी भी सिस्टम को यूज करने में जो स्टाफ को अगर वो आइडेंटिफाई कर दे कि जो उनको वेरिएंसेस नज़र आ रहे हैं कि भाई सिस्टम को इस तरह से बिहेव करना तो लेकिन सिस्टम इस तरह से बिहेव कर रहा है, सो वो अगर इनफॉर्मल डिस्कशन और तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, तमाम जो यूजर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको अगर पार्टिसिपेट करा लिया जाए तो ये बड़े आराम से डॉक्यूमेंट हो सकता है और फिर इसको अवॉइड किया जा सकता है। स्टेप 8 जो है डायग्नोसिस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन नीड्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि एथिक्स गिव्स एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन इक्वल वेट। तो एथिक ने ये कहा हुआ है कि एफिशिएंसी और जॉब सेटिस्फैक्शन जो है ना ये बिल्कुल बराबर बराबर हैं। जितनी जॉब सेटिस्फैक्शन होगी उतनी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, जितनी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे जॉब सेटिस्फैक्शन को भी इंक्रीज करना चाहिए।
जॉब सेटिस्फेक्शन नीड्स टू बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। अब एफिशिएंसी को तो शायद आप डिफाइन कर देते हैं और मेजर भी कर रहे होते हैं, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन को यूजुअली नीड जो है ना डिफाइन नहीं किया जाता और मेजर तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। सो एथिक्स स्टैंडर्ड्स क्वेश्चनर इज द बेसिस फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन डायग्नोसिस। सो जो एथिक्स ने स्टैंडर्ड क्वेश्चनर एक बना दिया है, जिसको उसने कहा है कि ये एक तरह से बेस है जॉब सेटिस्फेक्शन डायग्नोसिस की। The facilitator administers and analyzes the questionnaire। अब जो facilitator होता है वो उसका काम होता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल या इंटरनल उस दो टेयर में से नहीं है, शेयरिंग कमेटी और डिज़ाइन ग्रुप में से नहीं है। सो उसका ये काम है कि वो जो है एनालाइज करे क्वेश्चनर को, सबसे पहले कि ये ठीक क्वेश्चनर है या नहीं है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर करे, देखे कि सही तरीके से इसको भरा जा रहा है और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। All potential users complete the questionnaire and are given a copy of the result for discussion with their design group। अब जितने भी क्वेश्चनर पोटेंशियल यूजर्स हैं वो क्वेश्चनर को फिल करेंगे और फिर वो जो है कॉपी दे देंगे, जो उसकी जो रिजल्ट्स की कॉपी है वो डिज़ाइन ग्रुप को दे दी जाएगी ताकि वो अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें और उस डिज़ाइन के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन को एम्बेड करें। फिर स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस टू एक्सप्लोर रीजंस फॉर रिजल्ट्स, ईच मेंबर ऑफ द डिजाइन ग्रुप मीट्स विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो अब फिर उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन जो है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन कर दी जाती है। हर जो मेंबर है डिज़ाइनर का, जो सिस्टम एनालिस्ट का मैनेजर है या मेंबर है, वो अपने बाकी कोडर्स वगैरह के साथ डिस्कशन कर सकता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो भी हमने ऑल एजेस के बंदे जिस तरह उसमें डिज़ाइन किए हैं कि डिज़ाइन ग्रुप में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऑल सेक्शंस के लोग, तो वो सब अपने 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 रिस्पेक्टिव ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे वो ग्रुप डिस्कशन को करेंगे ताकि ये देख सकें कि ये जो रिजल्ट आए हैं, ये जो हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन के क्वेश्चन भरने के बाद जो रिजल्ट आया है ये क्यों आ रहा है, उस चीज़ को रीज़न को जो है ना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सो द डिज़ाइन ग्रुप कंप्लीट्स एन एनालिसिस ऑफ सोशल नीड्स फॉर्म टू डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब एंड आइडेंटिफाई प्रिलिमिनरी सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर जो डिज़ाइन ग्रुप है वो एनालिसिस ऑफ सोशल नीड्स का एक परफॉर्मा है, उसको फिल करेगा और फिल करने के बाद उसमें जो भी सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब्स हैं उनको वो जो है डॉक्यूमेंट कर देगा। और फिर डॉक्यूमेंट करने के साथ साथ कोशिश ये करेगा वो डिज़ाइन ग्रुप के ये भी बता दे कि इनिशियल सजेशंस दे दे कि इन जो ख़ासतौर पे जो सेटिस्फैक्ट्री है उनको इन्हेंस कैसे किया जा सकता है और जो अनसेटिस्फैक्ट्री है उनको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है, सो दैट कि इम्प्रूवमेंट आ जाए सिस्टम में। डिज़ाइन ग्रुप मस्ट नॉट रश इनटू डिज़ाइन। तो अब डिज़ाइन ग्रुप को पास जैसे ही ये सारी चीज़ें आ जाएं वो फॉरन डिज़ाइनिंग की तरफ ना चला जाए, तेज़ी नहीं दिखानी, सिस्टम को लेके चलना है तरीके से, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको इसमें डाला जा रहा है। अब स्टेप 9 की तरफ आ जाएगा फ्यूचर एनालिसिस। फ्यूचर एनालिसिस में क्या होगा, अ न्यू सिस्टम मस्ट हैव इनफ बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी टू कोप विद फ्यूचर चेंज। अब नए सिस्टम को में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि अगर फ्यूचर में फौरन कोई चेंज आ रही है तो वो ये ना हो कि ये सिस्टम उखाड़ के और नया सिस्टम की तरफ ले जाएं। सो उसमें इतना तो होना चाहिए कि वो लेके चल सके काफ़ी अरसे तक। फिर आइडेंटिफाई एंड एनालाइज फ्यूचर चेंजेस लाइकली टू अफेक्ट द सिस्टम विद इन द नेक्स्ट 5 years। सो उसके लिए ये होता है कि आप अगर एनालाइज कर लें और आइडेंटिफाई कर लें कि नेक्स्ट 5 years में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। अब काइंड ऑफ चेंजेस कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल आ सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, लीगल आ सकता है कि भाई लॉ ही चेंज हो जाए, इकोनॉमिक आ सकता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाए। सो प्रोडक्ट है या लेबर मार्केट्स हैं, अगर इसमें कोई चेंज आ जाए तो फिर कैसे लेके चलेंगे। एम्प्लॉय और कस्टमर एटीट्यूड्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं।
कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनी खुद किसी के साथ मर्ज कर गई है, या दो डिपार्टमेंट जो अलग अलग चल रहे थे, लेट्स सपोज सेल्स एंड प्रोडक्शन, उसका एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ दीज चेंजेस, सो उसमें उसको जो है आइडेंटिफाई, फिर ये देखना है कि ये जो चेंजेस ऊपर हैं इनकी जो है पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा। सो इसकी एग्जांपल ये है कि डिज़ाइन ग्रुप में नीड टू कंसल्ट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपर्ट्स। तो डिज़ाइन ग्रुप को इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि वो हर चीज़ डिज़ाइन ग्रुप को नहीं पता होगी, वो एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करे ताकि वो थोड़ा सा ये जो चेंजेस हैं, काइंड ऑफ चेंजेस हैं, इनको समझ सके और फिर उसके मुताबिक वो आइडेंटिफाई और जो है एनालाइज कर सके कि फ्यूचर में 5 इयर्स में क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। फिर स्टेप 10 की तरफ आएंगे तो स्पेसिफाइंग एंड वेइंग एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं और वे कर रहे हैं जॉब एफिशिएंसी और जॉब सेटिस्फेक्शन नीड्स की और ऑब्जेक्टिव्स की। दिस इज द की स्टेप इन एथिक्स, ठीक है, ये की स्टेप है एथिक्स में। क्यों? Objectives are derived from careful diagnosis by the design group of efficiency. Objectives जो हैं वो ड्राइव करते हैं केयरफुल डायग्नोसिस जो डिज़ाइन ग्रुप ने किया होता है एफिशिएंसी के ऊपर। सिमिलरली जॉब सेटिस्फेक्शन पे और फ्यूचर नीड्स जो है उन पर जो ग्रुप ने जो आइडेंटिफाई की होती हैं उन पर जो है वो से ये ड्राइव होता है। सो केयरफुल डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। These objectives are the basis of the new system design. ये जो ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं जहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन और एफिशिएंसी को हम बराबर का वे करके और लेके चल रहे हैं, ये जो है वो न्यू सिस्टम डिज़ाइन का बेस होते हैं। Interest of design group members, their constituents, the design group as a whole and other groups within the organization need to be reconciled. So जो डिज़ाइन ग्रुप मेंबर का इंटरेस्ट है, सबसे पहले वो आपस में उनमें कोहेरेंस होनी चाहिए, उनमें आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। फिर वो जिस ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके दरमियान भी एक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी शामिल करने की ज़रूरत होती है। फिर डिज़ाइन ग्रुप एज आ होल जो है वो देखना होता है कि जिसमें अदर ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी देख के डिज़ाइन ने उसे एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन को देख के और फिर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये डालने होते हैं। सो हम इसमें यूज़र लेवल यानी जो लोअर लेवल है उसको भी नहीं निकाल रहे। फिर डिज़ाइन ग्रुप जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है मुख्तलिफ लोगों को मिला के उनको भी शामिल कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को भी लेके चल रहे हैं, सो दैट कि ये जॉब सेटिस्फेक्शन नीड्स और जो एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अलॉन्ग विद एफिशिएंसी जो है सही आपस में बराबर इक्वली वे हो जाएं। फिर स्पेसिफाइंग एंड वेइंग एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव। जब हमने उनको चॉक डाउन कर दिया है तो फिर हमें जो है उनको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रुप्स को कंसीडर करना पड़ता है कि कस्टमर्स, सप्लायर्स, जो भी हमारे उस एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन को वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ, उनको भी कंसीडर करने की ज़रूरत है। फिर जब आपने स्पेसिफाई करना है तो हर डिज़ाइन ग्रुप मेंबर जो है वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रैंक करेगा और वो रैंकिंग करने के बाद वो मीट विद द स्टीयरिंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी नीचे भी जाएगा, ऊपर लेवल पे जाएगा और फिर डिस्कशन एंड इवेल्युएशन विद द फैसिलिटेटर के साथ करके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के और जो नीड्स हैं जॉब सेटिस्फेक्शन की अलॉन्ग विद द एफिशिएंसी नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उनको कॉन्स्टिट्यूट करेगा, स्पेसिफाई कर देगा, सो दैट कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए।
और इसमें फैसिलिटेटर से मिलना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपने अपने जब आप स्टीयरिंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूएंट से मिल ली है तो अब आपको एक एक्सटर्नल फोर्स भी चाहिए है जो आपने एक्सपर्ट रखा हुआ है उसकी राय भी ले लें सो दैट कि वो एक जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी तो क्योंकि अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अपने इंटरेस्ट होते हैं सो वो इंटरेस्ट की वजह से अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से वो अपनी चीज़ों को कर रहा होता है लेकिन एक जो एक्सटर्नल हमने फैसिलिटेटर रखा हुआ है वो एज अ होल भी देख सकता है और वो एक्सटर्नल आंख से भी देख सकता है तो वो हो सकता है कुछ ऐसी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स जो ड्यू टू इंटरेस्ट आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनको एलिमिनेट कर दे इसलिए फैसिलिटेटर हैज़ अ की रोल। अब स्टेप 11 क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन ऑफ द न्यू सिस्टम। अब जो हम जब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हमने स्पेसिफाई भी कर लिए जॉब्स नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स along with job satisfaction needs and objectives along with the efficiency needs and objectives तो फिर अब हम नया डिज़ाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। सो ये जो है एक तो ये नया डिज़ाइन जो है वो टेक्निकल ऑप्शंस के साथ ही अकर होना चाहिए सेपरेट नहीं होना चाहिए लेकिन अगर हम कर भी रहे हैं तो हम ये इसमें क्या कर रहे हैं आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शन। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस की ऑप्शंस को जो है ना आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट्स टू अचीव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव्स। सो अब आपको ये देखना है कि अब जो डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किस तरीके से ये जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव्स को लेके चल रहे हैं। एटलीस्ट 3 to 6 ऑप्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। उसमें जो है ना 3 से 6 ऑप्शंस जो है ना वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। द की ऑब्जेक्टिव्स एंड की टास्क ऑफ स्टेप्स 4 and 5 गाइड दिस प्रोसेस। सो जो की ऑब्जेक्टिव्स और की टास्क हमने स्टेप 4 और 5 पे की थी वो एक तरह से गाइडलाइन बन जाती हैं इस प्रोसेस के लिए। यूज वर्टिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एक्टिविटीज फॉर द की टास्क एज वेल एज की स्किल्स एंड रोल्स एंड रिलेशनशिप नेसेसरी। सो वर्टिकल एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सी की टास्क हैं किस टास्क के लिए कौन सी की स्किल्स की ज़रूरत है और फिर इस टास्क को वर्टिकली देखते हुए हमें ये देखना पड़ता है कि वर्टिकल रिलेशनशिप और रोल्स को कैसे हम डिफाइन कर सकें और उन कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए नेसेसरी हैं। Organization options are different ways of arranging the 5 types of activities, the skills and roles taking into account technologies as part of step 12. So, organizations के पास options क्या हैं और वो different ways of arranging 5 types of activities कर सकता है और skills भी कर सकता है, roles taking into account और फिर technology को भी देख सकता है जो कि obviously part 12 में आना है। ईच ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन स्पेसिफाइज, हर ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शन जो है वो स्पेसिफाई करेगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिज़ाइन एरिया एज वर्क ग्रुप सेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले वो डिज़ाइन एरिया के ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करेगी जो उसके वर्क ग्रुप में आ रहा है या सेक्शन में आ रहा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेट करेगी। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सब ग्रुप्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टास्क। अब वो जो सब ग्रुप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी टास्क है उनको डिटेल में डिस्क्राइब करेगी ताकि हर जो सब ग्रुप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके ज़िम्मे जो टास्क हैं वो बड़े क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएं। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स इंडिविजुअल्स एंड टीम्स। फिर डिस्क्रिप्शन देगी कि किस तरीके से ये जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी एक इंडिविजुअल लेवल पे या अगर टीम को दी जा रही है तो उसको कैसे दी जाएगी। Each option is evaluated against the objectives identified in step 10. अब हर ऑप्शन को जो है इवेल्युएट करना है उस ऑब्जेक्टिव के साथ उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो हमने स्टेप 10 पे आइडेंटिफाई कर दिए हैं जॉब सेटिस्फेक्शन और एफिशिएंसी के लिए। डिफरेंट जॉब डिज़ाइन आ जाता है, डिफरेंट वेज इन विच वर्क कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। अब जॉब डिज़ाइन में हम डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम वर्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जॉब इनलार्जमेंट है, सबसे पहले
हम जॉब को बढ़ा देते हैं, यानी एक बंदा जो है वो एक टास्क ना करे, नंबर ऑफ टास्क करे। फिर जॉब इनरिचमेंट है, 1 पर्सन डज अ नंबर ऑफ टास्क एंड यूजेस डिफरेंट स्किल। अब जो बंदा डिफरेंट टास्क कर रहा है, हर टास्क के लिए वो एक ही स्किल सेट यूज़ ना करे, उसमें वो डिफरेंट स्किल सेट यूज़ करे, सो उसकी जॉब इनरिचमेंट हो रही है। टास्क वैरायटी, जॉब रोटेशन, डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ टास्क। सो अगर हम टास्क में वैरायटी डालना चाहते हैं तो हम इसको कैसे टास्क में वैरायटीज डाल दें, फिर जॉब को रोटेट कर दें, एक दफ़ा वो एक टास्क करे, एक जगह पे जॉब कर रहा हो एक सेक्शन में, दूसरी दफ़ा वो दूसरे सेक्शन में जॉब करे, और फिर उन टास्क के लिहाज से जो भी उसकी डेवलपमेंट होनी है, चाहे वो स्किल सेट में है, चाहे उसकी नॉलेज में है, चाहे उसकी लर्निंग में है, वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिफाइन होने चाहिए। जॉब डिज़ाइन में जो है मम्फर्ड सजेस्ट मल्टी स्किल्ड सेल्फ मैनेजिंग वर्क ग्रुप्स एज द आइडियल। सो मम्फर्ड ने भी यही सजेस्ट किया था कि जो मल्टी स्किल्ड हो, एक स्किल सेट ना हो, मल्टीपल स्किल सेट हो। जो ऐसा ना हो कि एक स्किल सेट है और वो स्किल सेट मतरूक हो गया या ख़त्म हो गया तो फिर वो क्या करे, देन व्हाट टू डू। सो मल्टी स्किल सेट में होगा कि एक स्किल सेट की जॉब्स अगर ख़त्म हो गई हैं तो दूसरे स्किल सेट्स पे वो अपने आप को मूव कर सकता है, और इसी तरह से वो अपनी उसकी लर्निंग और उसकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा होता रहे। सेल्फ मैनेजिंग वर्क ग्रुप्स जो हैं वो सबसे बेहतरीन है कि जो खुद ही मैनेज कर लें, उनको आपस में मैनेजल हो जाए, तो ये सारा आइडियल है। ऑल मेंबर्स कैरी आउट मल्टीपल टास्क, इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली ऑल मेंबर्स कैरी आउट मल्टीपल टास्क, वो करेंगे सारे, डाइवर्स स्किल्स डेवलप होंगे, ग्रुप्स ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल देमसेल्व्स, ग्रुप खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा और कंट्रोल करेगा, इंक्लूडिंग सेटिंग परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, और वो खुद ही अपनी परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को भी सेट कर देगा। सो ये मम्फर्ड ने कहा था कि ये आइडियल है उसके लिए। स्कोप फॉर मल्टी स्किल्ड वर्क मस्ट एग्जिस्ट। अब जो है मल्टी स्किल्ड वर्क की जो स्कोप है वो जॉब डिज़ाइन में ज़रूर होनी चाहिए, सो दैट कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ आर नेसेसरी। सो उससे क्या होगा कि जो रिस्पॉन्सिबल वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो नेसेसरी हो जाएंगे। देयर आर इम्प्लीकेशंस फॉर सैलरी लेवल्स एंड ग्रेडिंग स्कीम्स। जब हम मल्टी स्किल्ड सेट का एक एम्प्लॉय बना रहे होंगे तो फिर कुछ इम्प्लीकेशंस तो आएंगी, ठीक है ना। तो वो इम्प्लीकेशंस ये है कि वो अपनी सैलरी के लेवल को इम्प्रूव करवाना चाहेगा, या वो कहेगा कि मुझे जो ग्रेडिंग में आपने लोएस्ट ग्रेड दिया हुआ है इस ग्रेड को थोड़ा सा अप करें। सो ये वो इम्प्लीकेशंस हैं, ये जो वो चीज़ें हैं जो इसके साथ आ सकती हैं। अब टेक्निकल ऑप्शंस पे आ जाते हैं 12th स्टेप पे। ये जाहिर बात है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फिर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की बात कर रहे हैं इसमें हम। टेक्निकल ऑप्शंस आर इवेल्युएटेड अगेंस्ट द एफिशिएंसी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड फ्यूचर चेंज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेप 10। ये भी स्टेप 10 के में जो हमने तमाम चीज़ें दी हैं उसके साथ मैच करेंगे। कैन क्रिएट एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल। अब इसमें हम एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल्स लाइक प्रोटोटाइप, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वो हम इसमें डाल सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस की, सो दैट कि प्रोटोटाइप्स आपने बना लिया है या एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल बना लिया है, सेट बना लिया है, जिस पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस को टेस्ट किया जाए कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सेट लग रही है आपको। इसी तरह से शॉर्ट लिस्ट ऑफ टेक्निकल ऑप्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शंस जो हैं वो भी शॉर्ट लिस्टेड हो जाएं। हमारे पास एक शॉर्ट लिस्ट बनी हुई हो कि भाई ये टेक्निकल ऑप्शंस हैं और ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑप्शंस हैं, सो हम कहाँ पे इसको मैच कर लें। सो ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्निकल ऑप्शंस में आ जाती हैं। फिर जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्निकल वो बना लिया है, शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, उनमें आपस में कंपैटिबिलिटी देखने की ज़रूरत है कि कौन से कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल एक दूसरे से कंपैटिबल ना हो और सिस्टम पूरा फेल हो जाए। द कंबाइंड ऑप्शन दैट बेस्ट मीट्स द ऑब्जेक्टिव इज सेलेक्टेड आफ्टर डिस्कशन बिटवीन द स्टीयरिंग कमेटी, द डिज़ाइन ग्रुप एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। सो जो बेस्ट मीट कर रही होती है आपकी ऑप्शन, कंबाइंड ऑप्शन जो है,
उसको आप लेके चलते हैं। लेकिन वो किस तरीके से लेके चलते हैं आपने डिस्कस किया होता है सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ कि भाई ये हम हार्डवेयर या ये टेक्निकल सपोर्ट हम ला रहे हैं, नई न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप अपने साथ मिलाते हैं। फिर उसके बाद जो है यानी डिज़ाइन ग्रुप जो है वो मिलाता है और फिर वो स्टीयरिंग कमेटी के पास भी लेके जाता है डिज़ाइन ग्रुप, और वो स्टीयरिंग कमेटी को भी बताता है कि देखें ये कॉस्ट आ रही है और इस तरीके से इतनी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। तो जो मैनेजर्स हैं, हायर लेवल्स के जो ऑफिशियल्स हैं, वो फिर उसके साथ उस एक तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। द फाइनल चॉइस रिफ्लेक्ट्स द केयरफुल डायग्नोसिस। जो अब फाइनल, इसके बाद जो फाइनल चॉइस होगी वो केयरफुल डायग्नोसिस के साथ होनी चाहिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव केयरफुल डायग्नोसिस हो, ऑब्जेक्टिव सेटिंग हो, इवेल्यूशन ऑफ ऑप्शंस बाय द डिज़ाइन ग्रुप हुई भी हो, द बोर्ड कंपनी व्यू वाया द स्टीयरिंग कमेटी एंड द व्यूज ऑफ द यूजर्स। सो जो फाइनल चॉइस जब हम बनाएंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो केयरफुली डायग्नोसिस किया हुआ होगा उसका, उसमें ऑब्जेक्टिव भी बड़े आराम से सेट हुए होंगे, फिर इवेल्युएट भी किया हुआ होगा इन तमाम चीज़ों को डिज़ाइन ग्रुप ने, और फिर उसने बोर्ड कंपनी में भी बोर्ड ऑफ द कंपनी स्टीयरिंग कमेटी को शामिल किया होगा और यूजर्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी शामिल किया होगा। उन तमाम चीज़ों को जो मैच कर रहा होगा, सारी चीज़ों पे जो सबसे बेहतरीन फिट हो रहा होगा, वो आपका फाइनल चॉइस होनी चाहिए। फिर जब ये फाइनल चॉइस आ गई तो फिर प्रिपरेशन ऑफ अ डिटेल्ड वर्क डिज़ाइन आ गया। अब डिटेल्ड डिज़ाइन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोस, टास्क, वर्क ग्रुप्स एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि अब आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम ला रहे हैं तो अब आपको ये बताना है कि इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगी, हर टास्क कौन सी होगी, इन टास्क को करने के लिए कौन कौन से वर्क ग्रुप्स होंगे, और वो वर्क ग्रुप्स कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे इस काम को करने के लिए। सो चेक फॉर गुड जॉब डिज़ाइन प्रिंसिपल। सो ऑब्वियसली एक अच्छा जो है जॉब डिज़ाइन प्रिंसिपल लेना होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्लियर वर्क ग्रुप यूनिट बाउंड्रीज। अगर हमारे पास क्लियर बाउंड्रीज अगर हम सेट कर दें किसी भी वर्क ग्रुप या यूनिट की, तो वो उसकी अपनी आइडेंटिटी बन जाएगी और वो बड़ा आराम से अपने डोमेन में अपने उसमें काम करेगा। ईच ग्रुप सेट ऑफ टास्क इज अ गुड मिक्स ऑफ सिंपल, इंटरमीडिएट एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। अब हर ग्रुप में कुछ जो है वो सिंपल टास्क होनी चाहिए, कुछ उसमें इंटरमीडिएट का टास्क होनी चाहिए और कुछ उसमें कॉम्प्लेक्स टास्क होनी चाहिए। ये जब आप अच्छा ग्रुप मिक्स बनाएंगे तो एक तरह से जॉब में इन्वॉल्व भी रहेगा बंदा। अगर उसको सिर्फ सिंपल जॉब करनी होगी तो वो थोड़े दिनों में बोर हो जाएगा, उकता जाएगा और उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। द वर्क ग्रुप कैन सॉल्व द मेजॉरिटी ऑफ इट्स प्रॉब्लम इटसेल्फ। अब वर्क ग्रुप को मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही रिजॉल्व करने की जरूरत है। The group is responsible for its work organization and coordination. So group जो है वो खुद responsible हो जाएगा अपने work की को ऑर्गेनाइज करने में कि किसको कौन सी ड्यूटी देनी है, किस तरीके से चलना है, और आपस में और विद इन वर्टिकल भी जो है वो कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन करेगा। जो फिर वो करेगा, द वर्क ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इम्प्रूव मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर इट्स एरिया ऑफ एक्टिविटीज। फिर वर्क ग्रुप जो है खुद ही इसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि वो क्या कौन कौन से इम्प्रूव्ड मेथड्स को इम्प्रूव करे और कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करे, ताकि उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके एरिए में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बेहतरीन तरीके से हो सकें। The work group can set many of its targets and monitors its performance. अब वो वर्क ग्रुप जो है मेजॉरिटी जो अपने टारगेट्स हैं वो सेट कर सकता है और फिर उन टारगेट्स को मॉनिटर भी कर सकता है, सो दैट कि परफॉर्मेंस का मेजर हो जाए कि भाई परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। और फिर जो टारगेट्स उसने अचीव कर लिए हैं वर्क ग्रुप जो है वो खुद ही आइडेंटिफाई कर दे कि भाई ये टास्क हमारी कंप्लीट हो गई है, ये टारगेट हमने मीट कर लिया है। फिर जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। द डिज़ाइन ग्रुप हैज़ द रोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप।
अब जो डिज़ाइन ग्रुप है उसी का रोल होता है वो इम्प्लीमेंटेशन भी करवाता है। सिलेक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, एग्जांपल टोटल चेंज और फेस चेंज। अब हमने उसने जो है जो इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है उसने ही ये डिसाइड करना है कि उसने कौन सी इम्प्लीमेंटेशन जो है लेके चलनी है, कौन सी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। एक ये होता है कि टोटल चेंज, जो पुराना काम हो रहा है उसको ख़त्म, उसको निकाल दें और पूरा चेंज कर दें। दूसरा ये होता है कि फेज़ वाइज चेंज करें, पैरेलल में पुराना सिस्टम भी चलाएं और नए सिस्टम को भी लेके चलें और आहिस्ता आहिस्ता जो पुराना सिस्टम है उसको फिजल आउट करें, उसको एलिमिनेट करें। प्लानिंग फॉर द चेंज प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़, प्रॉब्लम्स, ट्रेनिंग। फिर जो उसी को ये डिसाइड करना होता है कि अब वो चेंज प्रोसेसेस की वजह से जो उसको ट्रेनिंग प्लान करनी है, उसको एक्टिविटीज़ प्लान करनी है और फिर वो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको रिमूव करने के लिए भी उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या क्या हो सकता है। और प्रॉब्लम्स को पहले तो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होगी, फिर उसको एनालाइज करके उसको रिमूव करने की ज़रूरत होगी। और जाहिर बात है फिर इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को जो है डिस्कशन विद स्टीयरिंग कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स करना पड़ेगा, उसके बगैर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी। 15th और फाइनल स्टेप जो आ जाता है एथिक्स का, वो फिर इवेल्युएशन है। अब दिस अकर्स व्हेन द सिस्टम हैज बीन फुल्ली ऑपरेशनल फॉर अ टाइम। अब ये इम्प्लीमेंटेशन को कुछ टाइम देने के बाद और काफ़ी सब्सटेंशियल टाइम देने के बाद आप उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, फौरन ही इवैल्यूएट करने नहीं बैठ जाते। उससे प्रॉब्लम होता है क्योंकि अभी आपके पास इतना इनफ डाटा नहीं आया कि आप उसके बाद उसको एनालिसिस करने बैठ जाएं, इवैल्यूएट करने बैठ जाएं कि सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है। सिस्टम जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी में हम डिस्कस भी करते हैं पीछे कि चेंज से हम घबराते हैं। जब हम चेंज से घबराते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं, तो कोई भी चेंज आएगा, कितना भी हम उसको शामिल कर लें, इनिशियल हिकअप्स भी होंगे, इनिशियल प्रॉब्लम्स भी होंगे, इनिशियल उसमें बहुत सारे लूप होल्स भी होंगे। सो वो सारी चीज़ों को सामने रखने के लिए, इनिशियल जर्क्स को, इनिशियल जिटर्स को निकालने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा सिस्टम को, सो दैट कि 6 महीने, साल के बाद आप बैठ के इवैल्यूएट करें कि व्हाट वी हैव अचीव, नॉट ऑन द मोमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और जस्ट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। इवेल्युएट्स इट्स एबिलिटी टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसको इवेल्युएट ये करना है कि उसने कितना ऑब्जेक्टिव को मीट कर लिया है। यूज वेरिएंस एनालिसिस एंड जॉब्स सेटिस्फैक्शन एनालिसिस टूल। सो फिर वेरिएंस एनालिसिस टूल्स और जॉब सेटिस्फैक्शन एनालिसिस टूल्स को यूज़ करें। ये देखें कि भाई नॉर्म ये थी, कितना वेरी कर गया है, कितना डिफर कर गया है, डेविएट कर गया है, और जॉब सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो कितना अचीव कर लिया है। सो गुड सिस्टम डिज़ाइन में मम्फर्ड ने कहा था 1985 में, द एम ऑफ गुड सिस्टम डिज़ाइन इज टू इंट्रोड्यूस अ मिक्स ऑफ टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दैट विल असिस्ट द डिपार्टमेंट एंड द इंडिविजुअल्स वर्किंग देयर टू अचीव ग्रुप एंड पर्सनल मिशंस। सो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पे उसने बात नहीं की थी, उसने कहा था कि सिस्टम डिज़ाइन में मिक्स ऑफ टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होना चाहिए। सो हमारे यहाँ यूजुअली जो कंप्यूटराइजेशन हो रही है वो टेक्निकल चेंज ले आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। सो गुड डिज़ाइन के लिए ये बहुत ज़रूरी है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज भी हो और टेक्निकल चेंज भी हो। फिर उस साथ साथ वो असिस्ट करे डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल्स जो वर्क कर रहे हैं या ग्रुप जो वर्क कर रहा है, कि वो उनके जो मिशन है इंडिविजुअल का, ग्रुप का, इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट का और फिर ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैरी आउट हो सके। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू कैरी आउट दी की टास्क एंड असिस्ट बेटर कंट्रोल ऑफ की वेरिएंसेस। अब उसको जो है उस गुड सिस्टम को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि कैसे की टास्क कैरी आउट हुई हैं और फिर उनको कंट्रोल के में असिस्ट करे
की वेरिएंसेस में जो डिविएट कर रही हैं चीज़ें। की टास्क एंड की वेरिएंसेस आर स्टेबल, और की टास्क और की वेरिएंसेस जो हैं वो स्टेबल होने चाहिए। हर दफ़ा कोई नया कोई वेरिएंट नहीं आना चाहिए, नई कोई डेविएशन नहीं आनी चाहिए सिस्टम में। Improvement in efficiency, effectiveness and job satisfaction requires elimination of or reinforcement of factors that are more easily changed. So जो किसी भी जो एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस और जॉब सेटिस्फेक्शन को हम तभी इम्प्रूव कर सकते हैं कि जब हम ये एलिमिनेट कर दें कि वो फैक्टर्स उनको एलिमिनेट कर दें जो बड़े आराम से चेंज हो सकते हैं, या उनको इतना री इन्फोर्स कर दें, इतनी उनको पीछे बैकिंग कर दें कि वो आराम से चेंज ना हो सके। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर इन द डिजाइन प्रोसेस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ अचीविंग अ क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ द नीड्स एंड बिहेवियर ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट। किसी भी यूजर को जब आप इन्वॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत ही क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देगा बिहेवियर के बारे में, नीड्स के बारे में उस यूजर के डिपार्टमेंट के। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिक्स क्या होनी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जाहिर बात है उसने जो है ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्निकल चेंजेस को इम्प्रूव करना है, तो बताना है, तो उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सोशो टेक्निकल डिज़ाइन इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस। जो सोशो टेक्निकल डिज़ाइन है, हमने ये देखा कि वो इटरेशन में चलेगा, कि आप करते जाएंगे और उसको इटरेट करते जाएंगे और फिर आपका एक फाइनल डिज़ाइन बनेगा। कंसेंसस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कंसेंसस जो है वो अगर हम लेके चलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उस अप्रोच को कंसेंसस पे, तो हमारा काम और अच्छा हो जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव क्वालिटेटिव नॉलेज, क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस है। क्या ये प्रैक्टिकल है? अब इम्प्रैक्टिकल क्या चीज़ है? अनस्किल्ड यूज़र कांट डू द डिज़ाइन। अगर अनस्किल्ड यूज़र हैं तो वो डिज़ाइन नहीं कर सकते, और मैनेजमेंट अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही किसी भी डिज़ाइन को तो ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। मुमफर्ड हैज़ अ वर्जन फॉर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, उसने क्विक एथिक जो है वो एक वर्जन बनाया था। एथिक्स इज फ्लेक्सिबल एंड हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम एज एक्सपीरियंस इन इट्स यूज इन डिफरेंट सिचुएशन हैज़ डेवलप्ड। सो एक्शन बेस्ड रिसर्च होगी। एथिक्स जो है वो फ्लेक्सिबल होता गया है और इवॉल्व हो गया है जैसे जैसे इस पे लोगों ने काम शुरू किया है और उसने डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल किया है, इसीलिए इसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। मम्फर्ड हैज़ पब्लिश मैनी केस स्टडीज ऑफ द सक्सेसफुल यूज इन प्रैक्टिस। मम्फर्ड ने बहुत सारी केस स्टडीज जो हैं वो पब्लिश की हैं। आपसे भी कहूँगा एक आध केस स्टडीज को पढ़ें, देखें कि किस तरीके से सक्सेसफुली यूज हो रहा है प्रैक्टिस में। एथनोग्राफिक मेथड्स पे हम बात करते हैं। एथनोग्राफी इज इन इटसेल्फ नॉट so much a method as a category of human computer interaction research। एथनोग्राफी जो है वो ऑब्वियसली कोई ऐसा मेथड नहीं है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन रिसर्च में जिसको हम कहें, लेकिन ये अडॉप्टेड फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। इसमें सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के मिक्स से हमने एथनोग्राफी को लिया है। अ मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग ह्यूमन इंटरेक्शन इन सोशल सेटिंग एंड एक्टिविटीज़। करते क्या हैं हम? इसमें ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन उसकी सोशल सेटिंग्स में और उसकी एक्टिविटीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, और उन जो जिसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एथनोग्राफी का मतलब यह है कि वो उसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लेके चले, उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, किसी और कल्चर के लिहाज से उसको ना देखें। So anthropology is the study of humankind in all its aspects, especially human culture or human development. It differs from sociology in taking more historical and comparative approach. अगर anthropology के बारे में आपको नहीं पता तो anthropology जो है वो human kind की study है, सारे aspects को लेके स्पेशली उसके ह्यूमन कल्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके चलती है। लेकिन ये सोशियोलॉजी से इस तरह से फ़र्क है कि ये हिस्टोरिकल फैक्टर्स को लेके चलती है और हिस्टोरिकल फैक्टर से फिर कंपैरिजन करती हुई लेके चलती है। सोशियोलॉजी में आप मेथड्स बना लेते हैं और आप सोशल एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं, लेकिन ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी एंथ्रोपोलॉजी लेके चलती है कि हिस्टोरिकली कैसे इवॉल्व हुआ है सिस्टम। एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन
वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोल ऑब्जर्वेशन इन द लेबॉर्ट्री। ये बिल्कुल जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है लेबॉर्ट्री में उससे फ़र्क होती है। द ऑब्जर्वर लुक्स एट व्हाट पीपल डू इन रियल लाइफ, रिकॉर्डिंग डेटा इन ग्रेट डिटेल एंड देन टेल्स अ स्टोरी रादर देन क्वांटिफाई द डेटा। सो वो क्वांटिफाइंग करने के बजाय डाटा को रिकॉर्ड करता है और फिर उसके बाद स्टोरी बताता है कि ये कैसे हुआ। ये नहीं होता कि क्वांटिफाई कर दे कि ये स्टेप्स फॉलो हुए, नहीं, इस तरीके से नहीं करता। सो एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशंस वर्सेस एक्सपेरिमेंट, एथनोग्राफिक स्टडीज और एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं कि कैसे फ़र्क है। एथनोग्राफी है स्टडी ऑफ बिहेवियर टेकिंग प्लेस नेचुरली, जबकि एक्सपेरिमेंट है स्टडी बिहेवियर ड्यूरिंग अ कंट्रोल टास्क। एथनोग्राफिक में फ्यूअर ऑब्जर्वेशंस होती हैं, बहुत कम ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और जो एक्सपेरिमेंट्स में जाहिर बात है मैनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। लेकिन जो एथनोग्राफी में होती हैं वो ऑब्जर्वेशंस रिच होती हैं, जो क्योंकि थोड़ी होती हैं तो उन ऑब्जर्वेशंस की बड़ी डिटेल होती है। एक्सपेरिमेंट में क्योंकि ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती हैं तो उसमें जो उस एक ऑब्जर्वेशन की डिटेल है वो इतनी ज़्यादा नहीं, एक जो बिहेवियर है उसकी जो है ना डिटेल नहीं होती। इधर जो है एक बिहेवियर की डिटेल ऑब्जर्वेशन दी हुई होती है। इसमें जो एथनोग्राफिक स्टडीज में कोई हाइपोथेसिस सेट नहीं किया जाता कि भाई ये जो कल्चर है, हम पढ़ते हैं कि जैसे हमने इंडस वैली कल्चर वगैरह पढ़ा है अपनी हिस्ट्री वगैरह में, सो उसमें कोई हाइपोथेसिस सेट नहीं किया हुआ कि ये कैसे चेंज आ गया। जबकि एक्सपेरिमेंट में हम हाइपोथेसिस को सेट करते हैं कि ये करेंगे तो ये देंगे इनको हालात, तो ये कुछ उनको बिहेव करना चाहिए। अगर वो नहीं बिहेव कर रहे तो उसके फिर रीजंस को हम देखने की कोशिश करते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स। एथनोग्राफिक में जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं क्योंकि हमने इसमें नरेट करना होता है। स्पेक्यूलेटिव हो जाते हैं कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, आप अपनी स्पेक्यूलेशन दे रहे हैं, आप अपने तज्जिया दे रहे हैं, और ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे पजल्स होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें कंफाउंड रह जाती हैं, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जबकि एक्सपेरिमेंट में जो है रिलायबल रिजल्ट्स होते हैं क्योंकि साइंटिफिकली किए होते हैं, रेप्लिकेबल होते हैं कि अगर वो हम उनका जब भी उस ख़ास किस्म की कंट्रोल इन्वायरमेंट में जब हम ये टास्क करेंगे तो वो दोबारा उसका रेप्लिका बन जाएगा, उसी तरीके से हो जाएगा। और चूंकि ये रेप्लिका बन सकता है इसलिए ये एलिमिनेट कर देता है कोई भी पजल, कोई भी कंफाउंड जो है उसको कोई मेज़ नहीं रहने देता, कोई जो है ना क्या कहना चाहिए इसको, कि हम ये सोचते हैं कि ये कैसे हो गया तो एक छोड़ देते हैं ना हवा में बात, तो ये हवा में बात नहीं छोड़ता। एथनोग्राफी जो है वो हवा में हो सकती है कि भाई इस वजह से चेंज आ गई, ख्याल उसका है, मफरूज़ा है उसका। कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी जो है अप्रोच डेवलप्ड बाय हॉर्स्ब्लैथ है। इसमें क्या है, इन एथनोग्राफिक ट्रेडिशन बट टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस इन्वेस्टिगेटर फोकस। ये जो है एथनोग्राफिक जो ट्रेडिशन में काम करता है कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी, लेकिन ये इन्वेस्टिगेटर को जो है चैलेंजेस करता है कि वो उसका फोकस क्या था। सो टोटल एथनोग्राफिक नहीं है। मॉडल ऑफ इन्वेस्टिगेटर बीइंग अप्रेंटाइज्ड टू यूजर टू लर्न अबाउट वर्क। सो जो उसको जो है एक तरह से असिस्ट करता है, हेल्प करता है, अप्रेंटिस बना लेता है इन्वेस्टिगेटर के वो जो वर्क के बारे में, वो ताकि लर्न कर सके यूज़र के। इन्वेस्टिगेशन टेक्स प्लेस इन वर्क प्लेस, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है वर्क प्लेस पे टेक प्लेस करती है। डिटेल इंटरव्यू करता है, ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है कम्युनिकेशन का, फिर फिजिकल वर्क प्लेस को देखता है कि कैसी है, और फिर वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी देखता है। नंबर ऑफ मॉडल्स क्रिएटेड, अब जिसमें नंबर ऑफ मॉडल जो हैं वो सीक्वेंस, फिजिकल, फ्लो, कल्चरल आर्टिफैक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से मॉडल बन सकता है। मॉडल्स कंसोलिडेटेड अक्रॉस यूज़र, और मॉडल को अक्रॉस द यूज़र जो है वो कंसोलिडेट होना पड़ता है, उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आउटपुट इंडिकेट्स टास्क सीक्वेंस, आर्टिफैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन चैनल्स नीडेड एंड फिजिकल एंड कल्चरल कंस्ट्रेंट्स। सो जो आउटपुट होती है इसकी वो टास्क सीक्वेंस को बताती है,
ये टास्क सीक्वेंस किस किस वजह से आए हैं वो आर्टिफैक्ट्स देती है। फिर कम्युनिकेशन चैनल नीडेड जो है इनके दरमियान अगर कोई चाहिए तो उसको बताती है, और फिजिकल और कल्चरल जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं उनके बारे में ये बताती है। सो अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करें, so in order to meet socio-organizational issues and stakeholder requirements, different set of methodologies exist. हमारे पास बहुत सारी methodologies हैं जिनको लेके हम चल सकते हैं. Ethics is one of them. These methodologies focus on technical as well as social aspects of technology acceptance and rejection. अब ये जो methodologies हैं ये focus करती हैं technological और एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट के हमने जो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ये एक्सेप्ट हो जाएगी या रिजेक्ट कर देगी सोसाइटी और वर्क लोग जो उसमें काम करें. वी हैव कवर्ड टुडे एथिक्स एंड एथनोग्राफिक मेथड्स. आज हमने एथिक्स और एथनोग्राफिक मेथड्स को कवर किया है. एथिक को डिटेल में किया है. एथनोग्राफिक क्योंकि फॉर्मल मेथड नहीं है तो उसको हमने थोड़ा सा जितना हम कर सकते थे हमने उतना किया है. With this, we come to an end of today's lecture. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.